students, welcome to the channel of Diligence Career Classes. This is Meghla Acharya and today we will continue with the last topic of chapter Natural Resources. तो टॉपिक में आज हमें क्या क्या कवर करना है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन. अब ये क्या है? देखो, अगर कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में, हमारे डे टू डे लाइफ में इम्बैलेंस होती है तो कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट आता है. कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हो जाए, जब हम कभी बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पी लेते हैं तो हमें ज़ुकाम हो जाता है ना. वेदर अचानक चेंज होता है तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है. तो किसी भी चीज़ का अचानक से चेंज होना, किसी चीज़ का एक्सेस में होना क्या करता है? इफ़ेक्ट डालता है. अब वो कैसे इफ़ेक्ट डालता है? जैसे पहला है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है? तो इसको कार्बन साइकिल से रिलेट करिए कि जब कार्बन साइकिल अगर इम्बैलेंस होगी. कार्बन साइकिल क्या था कि CO2 बन रहा है, वापस हम दे रहे हैं, डिकम्पोजिशन से कार्बन वापस चला जा रहा है एटमॉस्फेयर में. तो एक हिसाब से हमने इसे कार्बन साइकिल को पढ़ा था. लेकिन जो अगर ये इम्बैलेंस होगा, अगर मान लीजिए कि आपका जो CO2 है, अगर CO2 अगर एक्सेस हो गया एनवायरनमेंट में तो वो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए क्या है? हार्मफुल है. और अगर ये CO2 कम है तो वो किसके लिए हार्मफुल है? प्लांट्स के लिए हार्मफुल है. क्यों हार्मफुल है? कि वो ढंग से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे. अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो वो ग्रो नहीं होंगे ढंग से. तो क्या करते हैं, कई बार जब ऐसा होता है कि टेम्परेचर जो है, अर्थ का टेम्परेचर जब नहीं होता नॉर्मल, मतलब जब ठंडक रहती है और कुछ प्लांट्स को करना होता है ग्रो, तब क्या करते हैं? तब ग्रीन हाउस इफेक्ट का यूज़ करते हैं. अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या करते हैं कि एक ग्लास टाइप का हाउस बनाते हैं और उसमें क्या करते हैं? प्लांट्स को लगाया जाता है. ओके, प्लांट्स लगाए जाते हैं और उसमें सारे रिसोर्सेस होते हैं कि सनलाइट आ सके ढंग से. सनलाइट, अब ये जो है सनलाइट को कैप्चर करेगा, हीट को भी कैप्चर करेगा. तो इसका जो टेम्परेचर होगा, इस ग्लास के अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो बाहर के एनवायरनमेंट से ज़्यादा होगा. तो इसमें और इसकी गैसेस कौन कौन सी होती हैं? बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी गैसेस होती हैं ग्रीन हाउस की. तो ग्रीन हाउस की गैसेस होती है, मेजर गैस होती है CO2, फिर होती है CH4 दैट इज मीथेन, और क्या होते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड होता है आपका. ओके, तो ये गैसेस होती हैं कहाँ पे? इसके अंदर ग्रीन हाउस में. और एक होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं आपके ग्रीन हाउस में. तो ये हेल्प करते हैं प्लांट को टेम्परेचर मेंटेन रखने में और अपना वर्क करने में. अब अगर मान लो कि ये चीज़ यूज़ हो रही है ऑन अ हाई लेवल, बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा? इसके इफेक्ट्स तो दिखेंगे ही दिखेंगे ना. अब अगर CO2 बढ़ जाए एनवायरनमेंट में, टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो होगा ना कहीं हार्मफुल हो जाएगा ना. तो जब वो टेम्परेचर एक्सेस होने लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग. वार्मिंग का मतलब आपको पता है? गर्म होना. और ग्लोबल का मतलब क्या है? ग्लोब पढ़ते हो ना जियोग्राफी में. ग्लोब यानी क्या कवर करता है? वो पूरे वर्ल्ड को कवर करता है. तो पूरे वर्ल्ड का वार्म होना, अर्थ का वार्म होना. ग्लोब क्या है? स्ट्रक्चर ही तो है अर्थ का. तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि पृथ्वी गर्म होती है. कैसे होती है? एक्सेसिव ऑफ दीज गैसेस. अब ग्लोबल वार्मिंग की रीजंस क्या क्या हैं? एक तो ग्रीन हाउस है, दूसरा क्या है? डिफॉरेस्टेशन मतलब कि पेड़ काटना. और क्या है? एक्सेसिव यूज़ ऑफ व्हीकल्स, कि छोटे छोटे डिस्टेंस कवर करने के लिए भी लोग क्या करते हैं? व्हीकल्स का यूज़ करते हैं. तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? उससे पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है, जो भी हमारी अर्थ को, हमारे नेचर को क्या करता है? इफेक्ट करता है. उसके बाद और रीज़न क्या है? जो CFC होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो फिल्ड होती है AC और रेफ्रिजरेटर में, उसका जब एक्सेसिव यूज़ होता है तो भी टेम्परेचर बढ़ जाता है. अब देखो, गर्मी आती है, लोग AC यूज़ करना शुरू कर देते हैं. तो कभी आपने फील करा जहाँ AC चल रही हो, AC का जो
बॉक्स होता है जो बाहर साइड लगा रहता है जहाँ से वाटर निकलता है, उसके पास कभी खड़े होके देखना, बहुत हीट निकलती है उससे। तो वो अगर वो एक एसी इतना हीट प्रोड्यूस कर सकता है तो सोचो बाकी एसी कितनी हीट प्रोड्यूस करेंगे। मैं आपसे क्या कह रही थी कि अगर एक एसी इतनी हीट प्रोड्यूस कर सकता है तो सोचो अगर शहर में ऑलमोस्ट हर घर में अब एसी है तो वो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका एक रीज़न क्या है, उसका एक रीज़न ये एसी वगैरह भी, और एसी में कौन सी गैस होती है, CFC। तो आप कह सकते हो कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो कौन बढ़ा रहा है, CFC बढ़ा रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ा रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स क्या क्या हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेनफॉल में चेंजेस आते हैं, या तो टेम्परेचर बदला तो हैवी रेनफॉल हो जाएगा या रेनफॉल होगा ही नहीं। तो फ्लड, अगर बाढ़ आ गई तो भी नुकसानदायक है, और अगर पानी नहीं बरसा सूखा पड़ गया तो भी है ही हार्मफुल। दूसरा, कई ऐसे एनिमल्स होते हैं, कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पीशीज़ होते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते। तो क्या हो जाता है, हाई टेम्परेचर की वजह से जब वो सर्वाइव नहीं कर सकते तो वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। थर्ड इफेक्ट इसका क्या है कि जो ग्लेशियर्स आप सुनते हो, बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े वो गल रहे हैं, जिसकी वजह से सी लेवल क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जब सी लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, वो भी चांसेस हैं क्या लाने के, समुद्र में अगर उफान उठता है, कहते हैं ना टाइड्स बढ़ते हैं, तो टाइड्स बढ़ने की वजह से भी क्या होता है, साइक्लोन वगैरह आता है। तो इस तरह से एक ग्लोबल वार्मिंग, सिर्फ एक टेम्परेचर के चेंज होने से कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। क्या होती है, सॉइल ड्राई हो जाती है क्योंकि मॉइस्चर नहीं रहता है। तो ये रीजंस हैं कि इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, तो आपको आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और ग्लोबल वार्मिंग क्या है। अब अगर हम बात करें कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहला रीज़न मैंने आपको क्या बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा रीज़न है कि डिफॉरेस्टेशन, मतलब पेड़ काटना। तो क्या करना है, एफॉरेस्टेशन करना है, मतलब कि पौधे लगाने हैं। इमेजिन करो कि आप रोड पे चल रहे हो और रोड के दोनों साइड पेड़ हैं, तो वो रोड पे चलना कितना ज़्यादा अच्छा लगता है कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इस गर्मी के मौसम में कितना रिलीफ लगता है। तो ये कौन कर सकता है, अगर हर एक सिंगल पर्सन अपने घर के पास, ऐसे तो सीमेंटेड रोड्स हैं, पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहाँ पॉसिबल हो वहाँ अगर एक पौधा लगाए तो हर घर का सिंगल पर्सन, मैं हर घर के हर सदस्य की बात नहीं कर रही, हर घर से एक बंदा भी अगर पेड़ लगाए तो कितना ज़्यादा फ़ायदा करेगा। पहला एफॉरेस्टेशन हो गया। दूसरा मैंने आपको क्या किया कि व्हीकल्स का यूज़, एक्सेसिव व्हीकल का यूज़ नहीं करना चाहिए। शॉर्ट डिस्टेंस अगर वो बाय वॉक हो सकता है तो हमें जाना चाहिए। हमें दूसरे ऐसे व्हीकल्स का यूज़ करना चाहिए जो CFC, पेट्रोल, डीजल ना यूज़ कर रहे हों, जो पोल्यूशन ना क्रिएट कर रहे हों। साइकिल है इको फ्रेंडली, मतलब मेरा कहने का है कि इको फ्रेंडली व्हीकल्स का यूज़ करना चाहिए। कई जो बड़े बड़े शहर हैं, है ना, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे दिल्ली हुआ, ये सब हुआ, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के साथ साथ लखनऊ में भी अब मेट्रो चलती है। अगर आप वहाँ के हो, आप देख रहे हो कि मेट्रो वहाँ से अवेलेबल है, आपको जहाँ से जहाँ जाना है, तो इट्स बेटर कि आप मेट्रो का यूज़ करो। तो ये चीज़ें हैं, ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को बचा सकती है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इज़ नॉट समथिंग कि जिससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा हमारे घर में हो रही है, नहीं, वो हर एक सिंगल पर्सन के लिए क्या है, हार्मफुल है। तो अगर हर एक पर्सन एक छोटा सा स्टेप लेगा तो वो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा। तो फिलोसफिकल बातें भी हो गई, नेचर की बातें भी हो गई, और हमने ये भी समझ लिया कि ग्रीन हाउस क्या है और ग्लोबल वार्मिंग क्या है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है ओजोन लेयर और ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो आइए देखते हैं कि ओजोन लेयर क्या है और ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है। लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन समझने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ओजोन लेयर क्या है और उसके भी पहले कि ओजोन क्या है। तो ओजोन लेयर का क्या मतलब है, ओजोन लेयर का मतलब है कि कोई ऐसी कवरिंग जो हमारे अर्थ को कवर करती है, हमारे अर्थ को जो कवर करती है वो कवरिंग। ओजोन क्या है पहले ये देख लेते हैं। ओजोन इज एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन का एक एलोट्रोप है ओजोन। अब एलोट्रोप क्या है, ये आपके लिए एक नया वर्ड है। केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे आगे की क्लासेस में कि एलोट्रोप्स क्या होते हैं। अभी के लिए आप ये समझो कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आपको ये पता है कि ऑक्सीजन एक एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है O2, तो एलिमेंट्स के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो कई फॉर्म्स में प्रेजेंट हो। तो ये जब O3 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो वो क्या कहलाता है, ओजोन कहलाता है। तो जो एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो कई फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, उसको एलोट्रोपी कहा जाता है, और ओजोन के उस फॉर्म को एलोट्रोप कहते हैं। ओके, फिर ओजोन गैस इज अ ब्लू गैस। ये कैसी गैस होती है, एक ब्लू गैस होती है विथ पंजेंट ऑर्डर। पंजेंट ऑर्डर का मतलब है इसकी स्मेल जो ऑर्डर होती है वो पंजेंट सी होती है, तेज होती है। इट इज़ हाईली पॉइजनस फॉर लिविंग सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस है लिविंग सिस्टम के लिए। लिविंग सिस्टम में हम, आप, प्लांट्स, एनिमल्स, सारे ऑर्गेनिज्म जितने लिविंग हैं सब आते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके डिप्लीशन से इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है। भाई जो चीज़ हार्मफुल है वो ख़त्म हो जाए, अच्छा है ना, क्या बुराई है। अभी अगर कोविड ख़त्म हो जाए तो वो अच्छा है, लेकिन जब ये हाईली पॉइजनस है तो ये क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है, आप यही पढ़ोगे इसमें। प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फियर, आपको मैंने कई लेयर्स पढ़ाए थे एटमॉस्फेयर के, तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ट्रोपोस्फियर, अर्थ से ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर के ऊपर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट फिल्टर्स द UV रेज कमिंग फ्रॉम सन। यही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप इसको फिर से देखो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट फिल्टर्स द UV रेज कमिंग फ्रॉम सन। सन से जो UV रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज आती है उसको कौन फिल्टर करता है, ओजोन लेयर फिल्टर करती है। तो अब समझ में आ गया होगा कि ओजोन लेयर का होना क्यों इम्पॉर्टेंट है। रहा सवाल डिप्लीशन का, तो डिप्लीशन का मतलब है ख़त्म होना, मतलब उसमें होल हो रहा है। आपकी स्क्रीन पे एक इमेज आ रही होगी, आप देख सकते हो ओजोन लेयर, आपको उसमें दिख रहा होगा अर्थ है, अर्थ पे एक लेयर है और बीच में एक आपको स्पेस अलग कलर दिख रहा होगा। तो वो जो कलर डिफरेंट है वो क्या है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन होना, ख़त्म होना। तो इनके जो रीजंस हैं ओजोन लेयर के डिप्लीशन के, पहले वो क्या है। ओजोन लेयर के डिप्लीशन के रीजंस, पहली चीज़ हाई लेवल यूज़ ऑफ ये व्हीकल्स जो एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा ODS बोलते हैं, एयर पोल्यूशन का एक कॉज है ये ओजोन लेयर डिप्लीशन। मतलब अगर आप लाइन से पढ़ते, अगर कहीं पढ़ोगे तो एयर पोल्यूशन का एक कॉज आएगा ओजोन लेयर डिप्लीशन। उसके बाद एक्सेसिव यूज़ ऑफ व्हीकल्स, CFC, मैंने आपको ये चीज़ इससे पहले भी बताई कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन और इन सारी चीज़ों का यूज़ करने से क्या होता है। जो चीज़ें आप सॉइल में भी यूज़ कर रहे हैं वो अगर इन्वायरमेंट में जा रही हैं तो किसी ना किसी तरह हमारे एटमॉस्फेयर में जा रही हैं, तो वो भी क्या करेगा, हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाएगा, जो क्रिएट करेगा ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब CFC आपको मैंने बताया कहाँ यूज़ होती है, AC में, रेफ्रिजरेटर में, जो आप परफ्यूम्स यूज़ करते हो और बहुत टशन में लगा के घूमते हो, वो भी कहीं ना कहीं क्या है, हार्मफुल है, इसलिए मना किया जाता है। तो ये आपके कॉजेज़ हो गए किसके, ओजोन लेयर डिप्लीशन के। अब इफेक्ट क्या क्या है, तो अगर इफेक्ट की बात करें तो ओजोन लेयर का सबसे बड़ा इफेक्ट जो डिप्लीशन हो रहा है वो है स्किन कैंसर, जिसके केसेस कई आते हैं सामने। सेकेंड, ओजोन लेयर के डिप्लीशन की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। ओके, थर्ड रीज़न ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, थर्ड इफेक्ट ओजोन लेयर डिप्लीशन का ये है कि आईज डैमेज हो जाती हैं UV रेस की वजह से, आंखें ख़राब होना, अदर डिसीज़ होना, ये सारे कॉजेज़ क्या हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन के। कई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, ख़त्म हो जा रहे हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से। प्लांट्स पे अगर वो डायरेक्ट सनलाइट आएगी बिना फिल्टर हुए तो वो प्लांट्स को वहीं ख़त्म कर देगी, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। और बहुत सी ऐसी डिसीजेस हैं जो होती किसकी वजह से हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से। तो इसके भी कॉजेज़ आपके सेम हैं जो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के थे। तो इन सब का एक सल्यूशन
मेजर सोल्यूशन है पेड़ लगाना, व्हीकल्स का यूज़ कम करना, पोल्यूशन कम से कम फैलाना। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आ गया होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ओजोन लेयर और ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है। अगर आपको सेशन समझ में आया हो और पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।